हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो प्रीवियस क्लासेस में हमने इंडिकेटर डायग्राम तक पढ़ लिया था। एज यू कैन सी हियर दिस इज योर इंडिकेटर डायग्राम। कल हमने इंडिकेटर डायग्राम पर डिस्कशन कर लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है। एक्सपेंशन का मतलब ही क्या है, यहाँ पर पे गैस में यदि एक्सपांड हो रहा है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर पे कि उसका स्पेस बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर पे गैसों के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जबकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो एट द सेम टाइम प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ये बात भी आपको यहाँ पर पे पता है क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, बॉयल्स लॉ पढ़ा है। बॉयल्स लॉ जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशंस हैं। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्क, कैलकुलेटिंग द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब हम क्या कैलकुलेट करें यहाँ पर पे, गैसों के द्वारा किया गया वर्क हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर पे, वो भी ड्यूरिंग एक्सपेंशन, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपेंशन ही गैसों के द्वारा असल मायनों में वर्क परफॉर्म किया जाएगा। गैस जो कि एक्चुअली में सिस्टम का पार्ट है और सिस्टम के द्वारा या मशीन्स के द्वारा किया गया वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क मिलेगा वो वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। लेकिन वो पॉजिटिव वर्क कितना होगा, फर्क नहीं पड़ता वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फर्क किस बात से पड़ रहा है कि वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट मीन्स उसका एक्चुअल एक्सप्रेशंस क्या होगा या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना वर्क वो परफॉर्म करा है। यदि मैं वैल्यूज़ में बोलूँ कितना वर्क परफॉर्म करा है तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर पे उसके एक्सप्रेशन को निकालना होगा। आ रही बात समझ। तो उसके एक्सप्रेशंस को अब हम डिराइव करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, देखो आपकी बुक में क्या कंसिडर किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पे। इसके लिए दो मेथड्स है, एक एनालिटिकल मेथड है और दूसरा जो है यहाँ पर पे वो आपको यहाँ पर पे दिया है क्या, ग्राफिकल मेथड भी दिया है यहाँ पर पे। ग्राफिकल शायद नहीं दिया, चलो एनालिटिकल दिया। यही काम की चीज़ है, यही काम की चीज़ है। आप ध्यान से देखिए क्या कंसिडर किया गया। कंसिडर अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर of cross-sectional area A and provided with a frictionless movable piston. Let P be the pressure of the gas. Okay. देखिए जैसे कि बेटा सबसे पहले जो कंसिडर किया गया है वो आप समझ लीजिए कोई कंटेनर जिसमें गैस पूरी तरह से भरी हुई है और जिसमें एक ऐसा पिस्टन लगा है जो क्या कर सकता है, उस गैस सिलेंडर के अंदर ऊपर और नीचे बहुत ही आसानी से मूव कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है वो कैसा बना हुआ है, फ्रिक्शनलेस है ना। फ्रिक्शन के नाम पर कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, है ना, और कोई भी अड़चन नहीं होगी, बहुत आसानी से ऊपर और नीचे मूव कराया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है। पी को क्या बताया गया यहाँ पर पिस्टन पर प्रेशर बताया जा रहा है जो गैसों के द्वारा लगाया जाएगा, है ना। एक पिस्टन पर प्रेशर जो हम लगाते हैं वो कंप्रेशन की कंडीशंस पर, और दूसरा प्रेशर क्या है बेटा यहाँ पर जो गैसें पिस्टन पर लगाती हैं वो क्या होता है यहाँ पर, वो कैसा होता है यहाँ पर बोलिए यहाँ पर वो एक्सपेंशन की कंडीशंस में होता है। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करें यहाँ पर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क व्हिच डन बाय द गैसेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कब होगा, एक्सपेंशन की कंडीशंस टेम्परेचर देने पर। जब इस कंटेनर की हीट बढ़ाई जाएगी या टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली हीट बढ़ेगी और जिसके चलते क्या होगा यहाँ पर बेटा, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो है उसमें ग्रोथ होगा या इंक्रीज होगी यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जीज, और जिसके चलते वो इतने स्पीड में मोशंस करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर कि वो पिस्टन्स को ऊपर की ओर ढकेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो स्पेस चाहिए, ना भाई, उनमें एक्सपेंशन होना शुरू हो गया यहाँ पर अब उनको स्पेस चाहिए, इट मीन्स उनको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर कम करना होगा। तो वो क्या कर देते हैं, प्रेशर जो कि पिस्टन से था, है ना, तो वो पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेल देते हैं अपना प्रेशर कम करने के लिए। आ रही बात समझ। तो ऊपर की ओर ढकेल दिया, कितना ऊपर की ओर ढकेला, सपोज थोड़ा सा ढकेला dx, है ना, पूरा ऊपर अभी हाइट तक जितना पॉसिबल था उस मैक्सिमम हाइट तक उसको नहीं ढकेला है। सपोज कंसिडर कीजिए यहाँ पर कि x डिस्प्लेस करते हैं, ये ओवरऑल x डिस्प्लेसमेंट है, पिस्टन को कितना ढकेल देते हैं ऊपर की ओर, x डिस्प्लेस कर देते हैं। तो x डिस्प्लेसमेंट में गैसों के द्वारा कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया गया होगा और उसी ओवरऑल वर्क W को हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल वर्क डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता है, ये दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, x नहीं बल्कि dx यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए गैसों द्वारा किया गया वर्क आपको कैलकुलेट करना होगा जो कि स्मॉल वर्क होगा dw। तो dw पहले आप निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट करके आप w निकालेंगे। आ रही बात समझ। हमेशा स्मॉल वर्क पहले कैलकुलेट होता है और उसी स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करके आप क्या कर लेते हैं, ओवरऑल वर्क, दैट मीन्स टोटल वर्क डन बाय द गैसेस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। तो भाई स्मॉल वर्क दैट मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल x नहीं dx डिस्प्लेसमेंट, हम उस x का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, एक छोटी सी दूरी हम ले रहे हैं dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क की हम बात करते हैं यहाँ पर वर्क, जैसे कि आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही काम यहाँ पर किया गया। फोर्स F है,
फोर्स एफ यहाँ पर कितना डिस्प्लेस करें आप उसको dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करें यहाँ पर आ रही बात समझ। फोर्स की वैल्यू आपने प्रीवियस इक्वेशन से यहाँ पर क्या रख दी इन द टर्म ऑफ प्रेशर P इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर P इंटू ए दैट मीन्स क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो या एरिया हो, एरिया दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन से यहाँ पर और उसके साथ dx के यहाँ पर एज अ हाइट आप ले रहे हैं यहाँ पर तो लेंथ इंटू हाइट सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और डेप्थ। इट मीन्स आप क्या जा रहे हैं, वॉल्यूम पर जा रहे हैं। आप किस पे जा रहे हैं, वॉल्यूम पर जा रहे हैं। चूंकि ये हाइट कैसा है यहाँ पर हाइट में होने वाला चेंज है, dx जो है और ना केवल हाइट है, हाइट में चेंज है कहीं ना कहीं। आ रही बात समझ। तो ये वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम में चेंज तैयार होगा दैट मीन्स a इंटू डी एक्स जो है वो dv में कन्वर्टेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू डी एक्स जो है वो dv में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो मैंने a इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दिया dv से। तो p dv जो है वो स्मॉल वर्क है यहाँ पर dx डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क है यहाँ पर। आ रही बात समझ मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर अब इस स्मॉल वर्क से ओवरऑल वर्क यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए टेकिंग इंटीग्रेशंस इन बोथ साइड्स। ये आप अक्सर करते हैं, फिजिक्स में आप ये काम अक्सर करेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए भाई टोटल वर्क डन बाय द गैसेस व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम वॉल्यूम v1 to v12। आ रही बात समझ। v1 to v12 विल बी, ये निकाला गया यहाँ पर भाई इंटीग्रेशन हो रहा है ना, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, प्रेशर घट रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इंटीग्रेशन हमेशा किस चीज़ को बताता है बेटा, बढ़ाते हुए अमाउंट को बताता है। इंटीग्रेशन का मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट, जोड़ कर बताया गया अमाउंट। तो इसमें बढ़ कौन रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो राइट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्या है, वॉल्यूम v के रिस्पेक्ट में है ना। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, वॉल्यूम v के रिस्पेक्ट में है। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अंडर द लिमिट v1 टेंड्स टू v2। व्हाट, अंडर द लिमिट v1 टेंड्स टू v2। इस लिमिट के अंतर्गत आप क्या करेंगे यहाँ पर इस वॉल्यूम की इस लिमिट के अंतर्गत आप प्रेशर को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और चूंकि आप मैथ्स वाले भी स्टूडेंट हैं, आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन आपको आता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है। बट आपको अभी इंटीग्रेट नहीं करना है, वो हम छोड़ देंगे। लेकिन हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन तैयार होगा वो क्या होगा यहाँ पर यही होगा, W इज इक्वल्स टू व्हाट, द इंटीग्रेशन ऑफ P dV। इंटीग्रेशन ऑफ P dV आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ P with respect to V under the limit V1 tends to V2। This is the work during the expansion which performed by the gases। आ रही बात यहाँ पर समझ में क्या बोल रही हूँ, एक्सप्रेशन समझ में आया, ठीक है। अब क्या दिया वो बताइए। अब क्या दिया आपकी बुक में, साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को समझने से पहले आपने आइसोथर्मल को पढ़ा है कि नहीं, देखती हूँ मैं, वेट अ मिनट, हमने नहीं पढ़ा है। तो एक काम करते चलिए, अब टाइप ऑफ प्रोसेस वो समझ लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे दिया है आपका, चलिए साइक्लिक दिया तो पहले साइक्लिक पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। जो पहले दिया हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर व्हाट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस, शो दैट द एरिया अंडर द PV डायग्राम गिव्स द वर्क्स डन बाय अ सिस्टम इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है ना, ओके। फिर आपको क्या निकालना है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि जो एरिया होता है PV डायग्राम में, जो एरिया होता है यहाँ पर है ना, वो एरिया ही क्या होता है यहाँ पर सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क को क्लियर करता है, ये वर्क्स के इक्वल होता है यहाँ पर ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ पर दैट मीन्स यही आपकी क्या है, ग्राफिकल मेथड है। जो एक्सप्रेशन अभी आपने क्या समझा, एक्सप्रेशन एनालिटिकल मेथड के थ्रू क्या किया आपने, एक्सप्रेशन पर आप आए। ये एक्सप्रेशन काम की चीज़ होती है क्योंकि इसी एक्सप्रेशन के थ्रू एक्चुअली में आप वर्क कैलकुलेट कर पाते हैं, न्यूमेरिक्स को सॉल्व कर पाते हैं। ये एक ग्राफिकल मेथड है। वही वर्क जो अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पर एक्सप्रेशंस के तौर पे पढ़ा, PDV के तौर पे पढ़ा, अब वही वर्क आप एरियाज के तौर पे पढ़ेंगे। PV डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू हम कैलकुलेट वर्क को बताएंगे कि वो किस कवरेड एरिया के इक्वल्स टू का यहाँ पर तो ये ऑप्शनल है, इसको आप पहले सेल्फ स्टडी कीजिए, डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा, बहुत ही सिंपल है ये, देखेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ठीक है। चलिए अब देख ले तो और क्या दिया आपकी बुक में बेटा यहाँ पर एकदम बहुत टफ नहीं है, सब चीज़ बहुत सिंपल होती है आपके समझने के ऊपर। पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए फिर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर ठीक है।
और क्या है, फर्स्ट लॉ आ गया है, प्रोसेस को तो बताया नहीं है, टाइप ऑफ प्रोसेस नहीं बताया। ओके, तो साइक्लिक, चूँकि जो है बेटा यहाँ पर साइक्लिक जो है वो आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो हम साइक्लिक प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे। ओके, मुझे एक जो टॉपिक आपको बताना था वो था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी प्लेइंग्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्योंकि जब कोई मशीन या इंजन हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है तो दोनों कंडीशंस में उसकी इंटरनल एनर्जी जो वो इफेक्ट करती है। इंटरनल एनर्जी क्या है वो चीज़ आपने पढ़ा होगा, मैं इसे बहुत शॉर्ट में समराइज करना चाहूँगी अपने शब्दों में। यदि मैं इसे समराइज करूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, है ना। बेसिकली ये तो सभी को पता है बेटा यहाँ पर कि हर जो मटेरियल है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स होती है। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले या उन मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस या उन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है। आ रही बात समझ यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला, जो जनरली सब्सटेंस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नहीं सॉरी मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। और ये मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, हम उनकी बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, वो काइनेटिक एनर्जी जो हाईली डिपेंड्स होती है या हाईली इफेक्टेड होती है टेम्परेचर से। उसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, टेम्परेचर्स पर। टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। आ रही बात समझ। दूसरी बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो किससे इफेक्टेड होती है, उसकी डिपेंडेंसी किन चीज़ों पर है। तो एज यू नो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशंस के वजह से होती है। यहाँ पर पोटेंशन क्या होता है, पोटेंशन क्या होता है यहाँ पर, दैट मीन्स थामे रखना, विरामावस्था, रुकी हुई अवस्था से हमारा मतलब है, ये स्टेबल सिचुएशन से हमारा मतलब है। आधी बात समझ। तो ये तो भाई ये क्या हो गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को कितने मजबूती से बांधे रख रहे हैं, वो ज़्यादा दूरी पर तो नहीं एक दूसरे से, दैट मीन्स इनर मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस और उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, बेसिकली हम उसे क्या पढ़ते हैं, लिक्विड्स में आपने क्या पढ़ा था, उसे आपने कोहेसिव फोर्स के तौर पर पढ़ा था, उस पर डिपेंडेंट होता है आपका, है ना। इनर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पर ये डिपेंडेंट होता है। आ रही बात समझ। तो दो मैंने एनर्जीज की बात की, दोनों एनर्जीज की मैंने डिपेंडेंसी की भी बात कर दी यहाँ पर तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस मटेरियल में या उस मैटर में, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दैट सब्सटेंस पढ़ते हैं। आ रही बात समझ। यदि मैं उस सब्सटेंस की किसकी बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो विच विल बी इट विल बी डिनोटेड बाय यूपी। यूपी दैट मीन्स द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मटेरियल। अब मटेरियल जो कि मैंने बताया कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी होगी और उन सभी इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी का जो अलजेब्रिक सम है वही आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा फॉर दैट सब्सटेंस, और ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट सब्सटेंस है यहाँ पर। अरे बात समझ आपको। तो इन्हीं दोनों दैट मीन्स इन्हीं इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल्स का जो सम है यहाँ पर आ रही बात समझ, उसे ही हम इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं किसी सब्सटेंस के लिए। किसके लिए, किसी सब्सटेंस के लिए। और जो किससे डिनोटेड होता है बेटा, यू से, कैपिटल यू से जो डिनोटेड होता है। आ रही बात समझ। तो क्या समझ में आपको, इंटरनल एनर्जी, यदि मैं किसी मटेरियल के लिए किसी सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी बोलूँ तो पहला तो ये डिनोटेड होता है कैपिटल यू से। और इंटरनल एनर्जी जो एक्चुअली में 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। मटेरियल तो मॉलिक्यूल्स में बस क्लासिफाइड है यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी यूज होती है। आज बात यहाँ पर समझ। तो इस तरीके से जो इंटरनल एनर्जी वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाती है, काइनेटिक और किस में बताया मैंने आपको, पोटेंशियल एनर्जीज में क्लासिफाइड हो जाती है। तो इन्हीं इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जीज का जो सम है वही सम इंटरनल एनर्जी फॉर दैट सब्सटेंस के तौर पर तैयार होता है यहाँ पर। आइए आपको बात समझ में क्या बोल रही हूँ, इंटरनल एनर्जी समझ में आया। लेट्स सपोज कि आप बात करें यहाँ पर आइडल गैसेस के लिए। किसके लिए बात करें यहाँ पर आप, किसी आइडल गैस के लिए यदि हम कंसिडर करें तो आइडल गैस के लिए केसेस क्या होगा, क्या पढ़ा था आपने आइडल गैसेस के लिए केस,
कि आइडल गैसेस मतलब क्या होंगे यहाँ पर देखो ये दिया है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस इट्स प्योरली काइनेटिक इन नेचर। जैसे कि आप जानते हैं हम आइडल की सिचुएशन जो होती है बेटा, यदि हम गैस बोले तो गैसों का मेन काम क्या है, लीक होना है ना, वो बहुत हाईली एक्सपेंशन उनमें होता है, या बोलना चाहिए यहाँ पर कि उनके इनर मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, हम ऐसा लेकर चलते हैं आइडल की कंडीशंस में, ऐसा मानते हुए चलते हैं। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल्स यदि नीचे है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स बहुत टॉप पर होगा। अरे बात समझ, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे छोड़ा नहीं कि गैस पूरे कमरे में लीक हो जाती है। तो एक आइडल के लिए आइडल गैस बोलने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। अरे बात समझ यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन इनर मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है। अरे बात समझ, तभी तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग क्या बहुत दूरी पर है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोई किसी को बांधे नहीं रखा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और कोई किसी को बांधे नहीं रखा है, दैट्स व्हाई कि उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा, दैट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। फॉर द आइडल गैसेस यू के क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जीज की बात करूँ, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जीज की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम या बोलना चाहिए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा इन द आइडल गैसेस में। ये चीज़ आपको देखने मिलेगी यहाँ पर तो जो आपका जो इंटरनल एनर्जी बनेगी वो इंटरनल एनर्जी जो कि क्या था यहाँ पर का इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल क्या था यहाँ पर पोटेंशियल्स का सम थी, वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, एक्चुअली में क्या हो जाएगा यहाँ पर यूके के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो हो गया ना बेटा यहाँ पर आइडल गैसेस के कंडीशंस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चल देती है, जीरो, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यदि मैं जीरो सब्सटीट्यूट करूँ तो यू इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, यूके, दैट मीन्स जो टोटल इंटरनल एनर्जी है ना फॉर द आइडल गैसेस वो किसके इक्वल है यहाँ पर द टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जीज के इक्वल होती है, वहाँ पोटेंशियल जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। एंड लेट मी क्लियर कि आइडल की जो कंडीशन है, जो आइडल चाहे गैस हो, आइडल वाटर हो या आइडल कोई भी चीज़ हो, आइडल की कंडीशंस क्या होती है, बिहेवियर में पॉसिबल नहीं होती। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उन गैसेस की जो बिहेवियर में असल में पॉसिबल है। दैट मीन्स आइडल को यदि हम छोड़कर बात करें, मतलब हम यदि इंटरनल एनर्जीज की बात करें तो वो बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है, उसकी इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जीज में, ठीक है। तो आइडल के लिए केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट असल में वो बिहेवियर में पॉसिबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, इस पर मैंने कल डिस्कशन कर दिया था, बाकी आपने थ्योरी पढ़ ली होगी यहाँ पर आगे आप देखते जाएंगे और भी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम हो गया, ओके। साइक्लिक प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर आपको दिया है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले मैं चाहती थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ लेते। टाइप ऑफ प्रोसेस नहीं दिया क्या यहाँ पर एक सेकेंड, टाइप ऑफ प्रोसेस ये तो दिया है, आगे पेज में दिया, चलो जिस सीक्वेंस में आपकी बुक में दिया हम उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जरा बताएं आप मुझे, आपने पढ़ा होगा, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बताइए क्या लिखता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू एनी सिस्टम इन विच द एनर्जी ट्रांसफर, ओके। अकॉर्डिंगली to the first law of thermodynamics, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the systems will be equals to the sum of increase in its internal energy and the external work done by the system on the surrounding। बहुत ही क्लियर है यहाँ पर ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को मैथमेटिकली समझ सकते हैं। देखो ये मैथमेटिकली जो मैंने अभी बॉक्स में यहाँ पर कवर किया है, क्या लिखा है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इन शॉर्ट यदि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलूँ तो ये मैंने शायद अपने प्रीवियस लेक्चर में बातचीत के दौरान बोला भी है, एकदम जमा कर तो नहीं, लॉ के तौर पर तो नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ बोली भी है। सपोज कोई मशीन या कोई इंजन के यदि हम बात करें, किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम्स की यदि हम बात करें, तो मैंने जैसे बताया यदि मशीन से इंजन की बात की जाए तो मशीन का काम क्या होता है कि उसको करंट मिलता है, करंट दैट मीन्स को क्या करते हैं यहाँ पर
हीट, करंट, कोई भी चीज़, कोई मशीन या इंजन हीट एब्जॉर्ब करता होगा, आरी बात समझिए, कोई करंट लेता होगा, जैसा भी है, तो हीट एब्जॉर्ब करता है और बदले में मशीन का काम क्या करना है, वर्क परफॉर्म करना है। मशीन का काम क्या है, वर्क परफॉर्म करके देना। दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब करके मशीनरी वर्क करना। आरी बात समझ, मशीनरी वर्क करना, यही मशीन का वर्क होता है एक्चुअली में, वर्क परफॉर्म करके देना। या इन शॉर्टर्स बोलूँ तो मशीन्स का या इंजन का वर्क क्या होता है यहाँ पर बेटा, हीट एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब की गई हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देना। दैट मीन्स वर्क परफॉर्म करना। बट एक्चुअली में मैंने जैसे ये चीज़ भी बताई थी आपको, कोई भी बिहेवियर में ऐसा कोई भी इंजन या ऐसी कोई भी मशीन्स पॉसिबल नहीं है जो एब्जॉर्ब की गई हीट को, जैसे सपोज एब्जॉर्ब की गई हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट करे। आरी बात समझ, दैट मीन्स 100% यदि एब्जॉर्ब किया गया हीट तो उस एब्जॉर्ब की गई हीट का 100% वर्क्स में कन्वर्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा 100% वर्क्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये जाता कहाँ है, ये जाता कहाँ है? तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एब्जॉर्ब की गई हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब की गई जो हीट है यहाँ पर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है यहाँ पर। फर्स्ट तो वर्क परफॉर्म होता है और सेकेंड जो कुछ पार्ट होता है यहाँ पर वो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जीज को इफेक्ट करता है ना। तो एब्जॉर्ब की गई हीट्स कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हो गई बेटा, बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो गई यहाँ पर। फर्स्ट क्या यहाँ पर डेल डब्ल्यू, दैट मीन्स उस मशीन के थ्रू क्या किया गया यहाँ पर, अब चूंकि उसने हीट एब्जॉर्ब किया और उसका तो वो वर्क परफॉर्म करके देगा, तो वर्क कुछ परफॉर्म हुआ और बाकी कुछ जो है यहाँ पर कुछ परसेंट हीट का वो क्या हो जाता है, उसकी इंटरनल एनर्जीज को बढ़ा देता है या इंटरनल एनर्जीज में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। जैसे कि नहीं समझ में आया आपको, जैसे कि आप इस चीज़ को ऐसा समझिए यहाँ पर जैसे कि सपोज कोई पंखा है, उसको मैंने बिजली दी है ना, तो मैंने जितनी बिजली दी उसका जितनी भी बिजली दी वो 100% है, तो उस बिजली का पूरा इट मीन्स पूरा का पूरा 100% जो होता है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। दैट मीन्स पूरा का पूरा 100% पंखा जो है वो हवा नहीं देगा, या जितना करंट उसको दिया गया उसका 100% जो है हवा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि पंखा जो है 100% वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि कुछ जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज, दैट मीन्स जैसे कि पंखे का गर्म हो जाना, लगातार चलने पर पंखे का गर्म हो जाना या उसमें से साउंड्स का निकलना, आरी बात समझिए, उसके किसी पार्ट्स के बीच फ्रिक्शंस का होना, दैट मीन्स एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जीज में इफेक्ट देखने मिलेगा, इंटरनल एनर्जीज में चेंज देखने मिलेगा। कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब की गई हीट का या एब्जॉर्ब किए गए एनर्जीज का कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज कर देता है। जैसे कि आपने बेसिकली आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, जैसे साउंड के तौर पर एनर्जी वेस्ट हो गई, एब्जॉर्ब की गई एनर्जी जो है या ली गई एनर्जीज का कुछ 90% यदि वर्क परफॉर्म हुआ तो बाकी 10% क्या हो गया, जैसे सपोज साउंड निकलता है, जैसे पंखा चलता है तो साउंड होता है, आरी बात समझ, पंखा चलता है तो साउंड होता है। ठीक वैसे ही यदि मशीन्स वगैरह फैक्ट्री में आपने देखा होगा, मशीन्स कोई भी मशीन्स है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर कोई मशीन लगी रहती तो वो मशीन जब चलती तो 100% वर्क वो परफॉर्म करके नहीं देती है ना, वो क्या करती है 90% वर्क परफॉर्म करती, बाकी 10% क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज होता है। इंटरनल एनर्जीज में चेंज को आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगी, वही जो वेस्ट हुई वो उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। वेस्ट से मेरा मतलब मशीन्स लगातार वर्क करेंगी यदि तो उसमें से साउंड निकलेगा, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा यहाँ पर बॉडी गर्म हो जाएगी, मशीन्स की बॉडी गर्म हो जाएगी। यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें हमको देखने मिलती हैं, ये आपने देखा भी होगा कई दफ़ा। तो ये होता है, तो 100% एफिशिएंसी का दावा करें ऐसी कोई मशीन्स बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आइडल की कंडीशंस में आएगी और आइडल मशीन्स तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर एक मशीन्स में कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होता ही है। और अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से इस चीज़ को समझाया गया कि एब्जॉर्ब की गई हीट जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो रही है। यदि कोई मशीन या कोई इंजन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो 90% वर्क करेगा और बाकी 10% जो है, सपोज कीजिए बाकी 10% क्या कर देगा, वो इंटरनल एनर्जीज में चेंज कर देगा। इंटरनल एनर्जी जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन की थी, काइनेटिक और पोटेंशियल्स का सम है। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन ना करते हो आप। इस ना एक काम कीजिए बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले मैथमेटिकल फॉर्म को याद रखिए। यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोले और थ्योरी आपको याद ना आए या थ्योरेटिकल स्टेटमेंट याद ना आए आपको उस लॉ का, तो आप उसका मैथमेटिकली फॉर्म दिमाग में रखेंगे तो सारा काम बन जाएगा।
दैट मीन्स एब्जॉर्ब की गई हीट जो कि 100% है, जो कि क्या हो जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाती है यहाँ पर। जो मैक्सिमम यानी कि मोस्ट ऑफ दी जो परसेंट है एब्जॉर्ब की गई हीट का, वो वर्क परफॉर्म करने में निकल जाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, आरी बात समझ, जो कि मिनिमम है, वो मिनिमम अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया। तो इस तरीके से एब्जॉर्ब की गई हीट डेल क्यू दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है, डेल यू और डेल डब्ल्यू, एंड दैट्स व्हाई इक्वेशंस क्या तैयार हो रहा है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई कोई भी ऐसा मशीन से इंजन्स जो है 100% एफिशिएंसी का यदि दावा कर रहा है तो वो क्या होगा यहाँ पर इमेजिनेशंस में ही पॉसिबल है, या बोलना चाहिए आइडल की कंडीशंस में ही पॉसिबल है, बिहेवियर में वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यदि कोई ऐसा इंजन बनता है, सपोज ऐसा कोई इंजन या मशीन्स बनता है, जैसे कि कार्नोट इंजन आगे आप पढ़ेंगे, तो कार्नोट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंसी का दावा करता है, लेकिन चूंकि वो 100% एफिशिएंसी का दावा कर रहा है, मतलब वो एक इमेजिनेट इंजन है ना, क्योंकि 100% एफिशिएंसी का दावा करने वाला कोई मशीन्स नहीं है। यदि वो 100% एफिशिएंसी का दावा कर रहा है, मतलब वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उसका कंट्राडिक्शन है वो, और ये लॉ तो कभी गलत हो नहीं सकता। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये लॉ है ना, एज ए लॉ सभी पढ़ रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के लोग पढ़ रहे हैं, तो इसे गलत तो साबित नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोई इंजन 100% एफिशिएंसी का दावा कर रहा है, मतलब वो इंजन क्या कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को गलत साबित कर रहा है। दैट मीन्स वो इंजन गलत है, क्योंकि ये लॉ तो गलत हो नहीं सकता, ये लॉ बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रैक्टिकली देखा गया चीज़ है ना। और वो इंजन यदि 100% एफिशिएंसी का कोई भी इंजन दावा कर रहा है, मतलब वो इंजन जो है वो क्या है, रियल में पॉसिबल नहीं है, बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है। उसे हम इमेजिनेट करके एक इमेजिनेशन के साथ है ना लेकर चल सकते हैं, ठीक है, बट बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है। चलिए समझ में आया आपके यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काफ़ी डिस्कशन हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे आपको देखिए। अच्छा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई सिस्टम, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, इससे कुछ कंक्लूजन्स भी निकालेगा, वो भी आप थोड़ा देखिएगा। जब किसी सिस्टम को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जब किसी सिस्टम को जो कि एक्सटर्नल वर्क है ना परफॉर्म करने में क्या हो, कैपेबल हो, और उसे यदि हीट दी जाए, तो सिस्टम जो है यहाँ पर उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब हीट होती है यहाँ पर उस एब्जॉर्ब हीट के कारण जो एक्सटर्नल वर्क को परफॉर्म करता है, एक्सटर्नल वर्क और उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज या इंक्रीज है ना यहाँ पर होता है, और इसी का सम क्या कहलाता है यहाँ पर उसके द्वारा एब्जॉर्ब हीट के इक्वल्स होता है। वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है यहाँ पर ज़्यादा इसको नहीं इस पे लेते हैं। साइन कन्वेंशन इसमें भी वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर यदि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यदि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हीट क्या है, एब्जॉर्ब हीट कैसे कहलाएगी यहाँ पर पॉजिटिव कहलाएगी। लेकिन शर्त क्या यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करने पर वर्क परफॉर्म होना चाहिए, मशीन्स के द्वारा वर्क परफॉर्म होना चाहिए, मशीन या थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है उसके द्वारा क्या होना चाहिए, वर्क परफॉर्म होना चाहिए, तब वो परफॉर्म किया गया वर्क पॉजिटिव होगा, हीट भी पॉजिटिव हो गया और उसके द्वारा किया गया वर्क भी पॉजिटिव होगा। आधी बात समझ में क्या बोल रही हूँ। बट यदि कोई मशीन्स हीट एब्जॉर्ब करने के बदले एमिट करे, है ना, तो वो एमिटेड हीट जो हो जाएगी वो नेगेटिव होगी, और एट द सेम टाइम है ना वो वर्क परफॉर्म तो करेगा नहीं यहाँ पर तो सिस्टम पर वर्क किया जाएगा। आरी बात समझ यहाँ पर जिस सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वो वर्क नेगेटिव होगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। और वो नेगेटिव वर्क जो होता है यहाँ पर तो वर्क जब नेगेटिव होगा तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आपका जो हीट है यहाँ पर जो कि रिलीजिंग हीट है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, वो भी नेगेटिव के तौर पे ट्रीट की जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें एडियाबैटिक लॉ है, जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें थर्मल प्रोसेस वगैरह भी है, और फिर हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे। इसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी देखेंगे यहाँ पर क्लासेस।